हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इंटरनेट पर कई दिनों से काफी चर्चे हो रहे हैं पृथ्वी के नष्ट हो जाने के। हर दिन हजारों यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और यहाँ तक कि टीवी न्यूज पर भी आपने कई बार ये देखा होगा कि पूरी दुनिया 29 अप्रैल को खत्म हो सकती है, क्योंकि एक विशाल सा 4.1 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है और इस विस्फोट में पृथ्वी और हमारे चिथड़े उड़ जाने वाले हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? वेल, इस एस्टेरॉइड की रियल फोटोग्राफ्स हमारे पास आ चुकी है, जो कि कैप्चर की गई थी एक रोबोटिक टेलीस्कोप एलिना द्वारा। और वैसे तो ये फोटोग्राफ में ये एस्टेरॉइड एक टाइनी से डॉट की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पत्थर का गोला पूरे 31,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ चार्ज कर रहा है। और जैसे कि आप ये सिमुलेशन में देख सकते हो, ये हमारे पृथ्वी से टकराने वाला उप्स नहीं टकराया। बट आखिर क्यों? कौन है ये एस्टेरॉइड और कैसे ये हमारे से इतने करीब से गुजर पाया? और एक समय के लिए तो लगा कि हमसे टकराने ही वाला है। I mean, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हम लिटरली बाल ही बचे हैं इस विशाल आधे माउंट एवरेस्ट जितने बड़े पत्थर से। एंड फ्रेंड्स, इस एस्टेरॉइड पर हमारी नजर एक्चुअली में बहुत पहले से ही थी, 1998 से, और इसीलिए इस एस्टेरॉइड का नाम भी 1998 OR2 रखा गया, नेम्ड आफ्टर द ईयर व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जहां पर बाकी के सारे करोड़ों एस्टेरॉइड्स किसी न किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारा ये पहलवान एस्टेरॉइड सूरज के चक्कर लगाता है। और इसीलिए नासा ने इस एस्टेरॉइड को हमारे ग्रह के लिए पोटेंशियली डेंजरस घोषित किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सूरज के चक्कर लगाते लगाते न जाने कब भी इसके चाल में थोड़ी सी भी बदलाव हो जाए और फिर अनप्रेडिक्टेबली ये सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लग जाए और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण उसे अपने तरफ खींच ले और वो सीधा हमसे एक्सप्लोड हो जाए। और फिर क्या आपने सोचा है हमारा क्या हाल होगा? I mean, seriously, do you have any idea? Well, ये हमारे पृथ्वी को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है वो समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ एस्टेरॉइड्स के साइजेस को कंपेयर करना होगा। और ये बात बिल्कुल याद रखिए कि एस्टेरॉइड्स का खतरा है हमारे ऊपर सुपरनोवास का खतरा है, हमारे ऊपर गामा रे बर्स्ट का खतरा है। ये सब चीजों से कैसे डील कर सकती है हमारी प्रजाति? क्या आपके पास या आपके किसी दोस्त के पास इस बात का जवाब है? अगर नहीं है तो ये वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस होने वाला है, जिसमें हम कुछ ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो एस्टेरॉइड्स तो क्या, हमें पोटेंशियली गामा रे बर्स्ट जैसी दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों से भी बचा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटी चीज से जो फिर भी हमारी पूरी सभ्यता को खत्म करने का पोटेंशियल रखता है। तो वेल फ्रेंड्स, ये है 2008 TC3 एस्टेरॉइड, जिसका डायमीटर है सिर्फ 4.1 मीटर्स। और जैसे कि आप इस साइज कंपैरिजन में देख सकते हो, ये एक इंसान के आकार से डबल से भी ज्यादा है ऑलमोस्ट। ये एस्टेरॉइड सूडान के न्यूबियन डेजर्ट के सतह से 37 किलोमीटर ऊपर विस्फोट हुआ था और इसने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन ये तो बहुत ही छोटा, सिर्फ 4 मीटर्स का ही एस्टेरॉइड था। अब चलिए नजर डालते हैं 2008 TC3 से थोड़ा सा बड़ा एस्टेरॉइड चेलियाबिंस्क मीटियोर पर, जिसका डायमीटर 20 मीटर्स है। 15 फरवरी 2013 को रशिया के चेलियाबिंस्क ओब्लास्ट के ऊपर विस्फोट हुआ। ये एस्टेरॉइड ने 10 से 20 किलोमीटर के लंबे दायरे में 1491 से भी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया और 7200 प्रॉपर्टीज जैसे कि इमारतें, फैक्ट्रीज को पूरी तरीके से तहस महस कर डाला। मैसिव डिस्ट्रक्शन, राइट? लेकिन यार सच कहूं तो ये तबाही कुछ भी नहीं है तुंगुस्का एस्टेरॉइड के सामने, जो 65 मीटर्स का था और चेलियाबिंस्क एस्टेरॉइड के सामने कुछ ऐसा दिखता था। और इन दोनों एस्टेरॉइड के कंपैरिजन के लिए बगल में है 324 मीटर लंबा द आईफिल टावर और यहाँ पर है 443 मीटर लंबा द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तुंगुस्का एस्टेरॉइड साइबेरिया के पुकामनाया तुंगुस्का रिवर के ऊपर विस्फोट हुआ और ये एस्टेरॉइड के एयर बर्स्ट ने पूरे 46 किलोमीटर के दायरे में 800 लाख पेड़ों को रातों रात तबाह कर दिया। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, क्या पावर होगा वो धमाके का? वेल, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये विस्फोट की ताकत हिरोशिमा में गिराए न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा थी। और जस्ट सोचो कि अगर गलती से भी ये तुंगुस्का एस्टेरॉइड इंसानों की बस्ती में गिर जाता तो क्या हाल होता हमारा? ये सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, राइट? और भूलिए मत, ये एस्टेरॉइड सिर्फ 65 मीटर्स का था और जो हम पर गिरने वाला था वो 4.1 किलोमीटर्स का था। डरिए मत, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये दोनों विशालकाय और विनाशक एस्टेरॉइड भी हमारे अगले एस्टेरॉइड के सामने चाय कम पानी है। हम बात कर रहे हैं उस एस्टेरॉइड के बारे में जिसने आज से करीबन 660 लाख साल पहले पूरे पृथ्वी के
70% से भी ज्यादा पेड़ों, पौधों और जानवरों को विलुप्त कर डाला। उन सभी जीवों के नस्लों का ही जड़ से नामो निशान मिटा डाला। दी चिक्सुलप इम्पैक्टर एस्ट्रॉइड, जिसने डायनासोर जैसे महाकाय जीवों को भी खत्म कर डाला। और क्या आप जानते हैं इस एस्ट्रॉइड का आकार कितना था? वेल, अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स, यानी दी ह्यूमंगस 433 एरोस से बस 4 किलोमीटर छोटा। और अलग ही लेवल की तबाही थी वो, सिर्फ 11 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड। लेकिन फ्रेंड्स, हम इंसान नसीब से इन एस्ट्रॉइड के अटैक से बार बार और बाल बाल बचते आए हैं। और सिमुलेशंस के हिसाब से 29 अप्रैल 2020 को गुजरने वाले एस्ट्रॉइड से तो कुछ ज्यादा ही बारीकी से बचे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल है, आखिर कब तक आखिर प्रकृति हम पर रहम खाती रहेगी और हम बाल बाल बचते रहेंगे? इनफैक्ट वैज्ञानिकों ने एक और एक एस्ट्रॉइड पर अपनी नजर गड़ाए रखी है, द एस्ट्रॉइड 99942 एपोफिस। इस एस्ट्रॉइड का आकार 370 मीटर्स है और कुछ कैलकुलेशंस के अनुसार इसका अप्रैल 13, 2029 को हमारे पृथ्वी से टकराने का चांस 2.7% है। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, हर रोज करीबन 5000 से भी ज्यादा मीटियोर्स हमारे ग्रह पर बरसते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर पत्थर इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे पृथ्वी के सतह पर पहुंच ही नहीं पाते और एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। लेकिन इनमें से ऑन एवरेज 17 ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो हमारी पृथ्वी के सतह पर पहुंचते हैं और एक मीटियोराइड स्ट्राइक के रूप में उभर आते हैं। लेकिन क्योंकि पृथ्वी का 75% से भी ज्यादा एरिया पानी से कवर्ड है, थैंकफुली मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स पानी में ही गिरते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर विस्फोट होते हैं जहां पर इंसान या जानवर की बस्ती नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, एक बड़ा आधे मील जितना बड़ा एस्ट्रॉइड अगर हमें स्ट्राइक करे तो फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी टू से कि डायनासोर्स की तरह हम इंसानों का भी वजूद इस धरती से निकल जाएगा। हमारी पूरी इंसानी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। अगर कुछ बचेगा तो शायद कुछ कीड़े मकोड़े या कोई रेप्टाइल्स जो जमीन के अंदर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, सिर्फ आधे मील का एस्ट्रॉइड ये पोटेंशियल रखता है और ना कि वो 10 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉइड जिसने डायनासोर्स को खत्म किया। और यार, कुछ तो किया जा सकता होगा ना इस चीज का, हम पर कभी भी बरसने वाली आफत का। आखिर हम इंसानी तो खुद को बुद्धिमान, मॉडर्न और हाईटेक बुलाते हैं और इस एडवांस सिविलाइजेशन ने आखिर किस मुसीबत का सामना अभी तक नहीं किया है? हम करीबन 2 लाख सालों से पृथ्वी पर अपना डेरा डाले बैठे हैं और इस दौरान हमने कई सारी खोजें की है, कई सारे आविष्कार रचे हैं। तो क्या हम बुद्धिमान और इंटेलेक्चुअल जीव ऐसे किसी एक मामूली से मीटियोर से मिनटों में विलुप्त हो जाएंगे अगर ऐसा कभी आफत आनी पड़े? एंड आई नो काफी लोगों के पास काफी सारे जीनियस आइडियाज इस वक्त होंगे जो नीचे आप में भी कमेंट भी कर रहे होंगे। और इनमें से सबसे कॉमन चीज जो सुनने मिलती है वो ये है कि क्यों ना हम किसी रॉकेट को लॉन्च करें और स्पेस में ही उस मीटियोर को गिरने से पहले ही नष्ट कर दे। लेकिन ऐसा करना नॉट स्मार्ट, क्योंकि ये टेक्निक हमारे मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उस एस्ट्रॉइड के वो सारे टुकड़े स्पेस में मिलकर एक क्लाउड फॉर्म कर देंगे, जो क्लाउड हमारे अर्थ को ऑर्बिट करने लगेगा और उनमें से कुछ टुकड़े में भी हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरने भी लगे। सो क्लियरली हमें थोड़ा सा और इनोवेटिव होना पड़ेगा और कुछ बेहतर टेक्नोलॉजी डिवाइस करनी होगी। और यही टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की होड़ में साइंटिस्टों ने निकाला इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, काइनेटिक इम्पैक्टर। वेल, इस टेक्नोलॉजी में एक या उससे ज्यादा बड़े स्पेसक्राफ्ट को एक बहुत ही तेज रफ्तार से उस एस्ट्रॉइड या मीटियोर के पाथ में ले जाके उसके पैथ यानी कि रास्ते को ही हम बदल सकते हैं, उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं ताकि वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी के तरफ पड़ने से विचलित हो जाए यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने में समय बहुत जाने वाला है फ्रेंड्स। कोई छोटा मोटा एस्ट्रॉइड हुआ तो कम से कम 2 साल, और अगर कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड हो जिससे हमारी पृथ्वी को जेन्युइनली खतरा हो सकता है तो कम से कम 20 साल एक इम्पैक्टर को बनाकर उसे लॉन्च करके उस एस्ट्रॉइड को टारगेट करने में। और इसके अलावा फ्रेंड्स, सोचने वाली बात तो ये है कि ये सभी टेक्नोलॉजीज हमारे पृथ्वी को सिर्फ एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स या ऐसे कोई फॉरेन बॉडी से ही बचा सकती है। लेकिन हमारे इस विशाल से यूनिवर्स में इन चीजों के अलावा भी पृथ्वी को कई दूसरी चीजों से खतरा हो सकता है। इस असीम यूनिवर्स में हमारा ब्रह्मांड तो एक रेती के दाने से भी छोटा है यार। अनगिनत खतरे हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। हमारे खुद के ही सूर्यमंडल का सितारा सन कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होते जा रहा है और साइंटिस्टों का मानना है कि आज से करीबन 7.6 बिलियन ईयर्स बाद सूरज अपना मैक्सिमम साइज एज अ रेड स्टार रीच कर चुका होगा और उस समय में सन आज से 3000 गुना ज्यादा तीव्रता से शाइन करेगा, जो पृथ्वी को पूरी तरीके से सुखा देगी, गर्म और ड्राई कर देगी और पृथ्वी पर कोई भी लाइफ फॉर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यार, ये तो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद होने वाला है, राइट?
दूसरी कोई पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारे नजदीक का ही कोई एक सितारा एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक्सप्लोड हो जाए और इस प्रक्रिया में निकलेंगे भारी मात्रा में गामा रेडिएशंस और डिस्ट्रक्टिव रेडिएशन जेट्स के रूप में हम गामा रे बर्स्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये गामा रे बर्स्ट इतने पावरफुल होते हैं कि एक साथ में लाइट ईयर्स ट्रैवल करते हैं और इनके रास्ते में कोई भी चीज आ जाए तो वो तुरंत कुछ पलों में ही नष्ट हो जाती है। और अगर हमारी पृथ्वी गलती से भी किसी गामा रे बर्स्ट की लाइन ऑफ इंपैक्ट में आ गई तो क्या स्पेसक्राफ्ट्स या काइनेटिक इंपैक्टर्स हमें उनसे बचा पाएंगे? वेल, ना ही स्पेसक्राफ्ट्स काम करेंगे और ना ही काइनेटिक इंपैक्टर्स। तो क्या हमारे पास इससे भी ज्यादा एडवांस कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है? सो वेल फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल में हमारे पास अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इन थियरी यस। वेल, हमारे कुछ बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट ने इन सारी समस्याओं का निकाल डाला है एक रामबाण इलाज। यार, अगर हमारे ग्रह पर कौन से मीटियोर्स टकराते हैं या हमारे आसपास कौन से एक्सप्लोजन्स होते हैं, इन सभी चीजों पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम अपने ही ग्रह को इन सभी डेंजर से खुद ब खुद दूर लेके जा सके तो? और हमारे ग्रह को तो छोड़ो, कैसा रहेगा अगर हम अपने पूरे सोलर सिस्टम को ही खतरों से दूर लेकर जा सके तो? एंड आई नो इट साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? एंड एज यू नो, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे ही बहुत ही आधुनिक यंत्रों की कल्पना की है जो लिटरली हमारे पूरे सौर मंडल को ही अपनी जगह से शिफ्ट कर सकता है। जैसे आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ही हमारी आगे आने वाली एडवांस सिविलाइजेशन अर्थ को भी कर पाएगी। और इस टेक्नोलॉजी को कहा गया है द स्टेलर इंजन टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने स्टेलर इंजन्स के कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स को प्रपोज किया है, जिसमें से सबसे बेसिक और वेल एक्सेप्टेड मॉडल है द स्कैडॉफ थ्रस्टर। इस मॉडल के पीछे का फंडा बिल्कुल सिंपल है। अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक टॉर्च को जलाता है तो वो एक बहुत ही धीमी गति से आगे मूव करेगा, क्योंकि टॉर्च से निकलते फोटॉन्स की किरणें उस एस्ट्रोनॉट को एक थ्रस्ट से यानी कि एक फोर्स से आगे के डायरेक्शन में पुश करेगी। और टॉर्च तो यार कितना छोटा ऑब्जेक्ट है। अब इमेजिन कीजिए कि सूरज की किरणों को अगर एक ही डायरेक्शन में एकत्रित यानी कि कंसंट्रेट किया जाए तो उससे प्रोड्यूस होने वाला फोर्स कितना ज्यादा होगा। और बस इसी का फायदा उठाता है द स्कैडॉफ थ्रस्टर। ये एक पैराबोला शेप्ड मिरर है जो सन से निकलने वाले रेडिएशंस में से आधे रेडिएशन को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है और जिससे हम सूरज को अपने मन चाहे दिशा में प्रोपेल कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सन की ग्रेविटी के कारण ही सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में हैं, तो जब सन मूव करेगा तो सारे प्लैनेट्स और उनके सारे मून्स और सारे स्पेस बॉडीज सन के साथ ही मूव करेंगे। तो बस हो गया ना हमारा काम, क्योंकि खतरे के वक्त में हम पूरे अपने सोलर सिस्टम को थियोरेटिकली खतरे से बचाकर एक सेफ एरिया में लेके जा सकते हैं। हमारा पूरा कंट्रोल आ जाएगा हमारे ग्रह पर और हमारे सूरज पर। हाउ कूल इज दैट, राइट? लेकिन अब फ्रेंड्स, आप में भी ये भी सोचोगे कि सन तो बड़ी आसानी से उस मिरर को अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन वेल, इसे बैलेंस करेगा सन से निकलता हुआ रेडिएशन का फोर्स। और इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस स्टेट में ही हमारा स्कैडॉफ थ्रस्टर अपने जगह पर ही टिका रहेगा, प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल यील्ड। और ये थ्रस्टर अपने मैक्सिमम स्पीड में हमारे सौर मंडल को करीबन 100 लाइट ईयर्स तक मूव कर सकता है, कुछ 230 लाइट ईयर्स के पीरियड में। लेकिन जहां पर इसके इतने सारे फायदे हैं, इस स्ट्रक्चर का एक्चुअली में एक मेजर ड्रॉबैक भी है। द स्कैडॉफ थ्रस्टर सूरज की किरणों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा टू प्रोवाइड द थ्रस्ट टू द सन, लेकिन इससे बहुत अधिक चांसेस है कि हमारा पृथ्वी या तो उस अधिक रोशनी से जल जाएगा या बहुत ही कम रोशनी मिलने से बर्फ बन के जम जाएगा। एंड सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे स्कैडॉफ थ्रस्टर को सिर्फ सन के पोल्स पर ही इंस्टॉल किया जा सकता है, और जिसका मतलब यह होगा कि हम इस सोलर सिस्टम को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिर्फ वर्टिकली ही मूव कर पाएंगे। बट नेवरदलेस ये एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी होगी बॉस। और अगर हमारी सिविलाइजेशन इसे अंजाम दे पाई तो हम टाइप 0 सिविलाइजेशन से सीधा टाइप 2 में चले जाएंगे और एक तरह से हमारी इंसानी प्रजाति लिटरली अमर बन जाएगी, क्योंकि हमें खत्म कर देने वाले नेचुरल थ्रेट्स को भी हम एलिमिनेट कर चुके होंगे। और तब तो यार ये फॉरेन से आते एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स हमारे लिए चाय कम पानी रहेंगे। हम हमारे आसपास के ग्रहों, हमारे सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल को अपने ही इशारों पर नचा पाएंगे। और जस्ट इमेजिन क्या दिन होगा वो। सो आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको एक दिमाग खोल देने वाला पर्सपेक्टिव जरूर प्रेजेंट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। सो मिलेंगे बहुत जल्द फ्रेंड्स विद एन एक्साइटिंग न्यू वीडियो, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस। जय हिंद।